हेलो बच्चों। मैं सोनबीर सिंह। बच्चे, आप जैसे सभी को पता है कि द क्लास ग्रुप ऑफ पीएडी का एक न्यूज़ चैनल है जो स्पेशली आप नॉन टेक वालों के लिए है। ठीक है, जो नॉन टेक की जितनी भी तैयारी कर रहे हो, जो बैंक का, रेलवे का, जिसका भी स्टेट एग्जाम का, तो सभी के लिए आपकी ये क्लासेस चल रही हैं और बड़ी बेनिफिशियल क्लास हैं। तो ये सेशन आपका हिंदी का रहता है। ठीक है, तो हिंदी में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखो पहले हमने बोलियां, भाषा, पुरंस, ये सारा हमने देख लिया है। तो आप देख लेना, एक बार अच्छे से नोट्स बनाते रहना और चीज़ को रिवाइज भी करते रहना है आपको। ठीक है, तो आज जो टॉपिक रहेगा, और संवैधानिक विकास भी हमने उसमें कंप्लीट कर लिया है, जो भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक था। तो बच्चा, आज देखने हम ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह को देखेंगे। ठीक है ना। तो हिंदी में आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, ब्राह्म चिन्ह रहने वाला है। तो ब्राह्म का मतलब क्या होगा कि जैसे ठहराव, रुकना या विश्राम। ठीक है, जनरली क्या, ठहराव, ठीक है, रुकना कहीं, विश्राम। मतलब ब्राह्म चिन्ह, अब विश्राम का मतलब बच्चा वहां मत निकाल ले जाना कि रास्ते में जा रहे सर 2 घंटे आराम करा फिर चलना शुरू कर दिया, वहां नहीं ले जाना है। ठीक है, तो मतलब जब आप किसी बात को बोलते हो तो बीच में थोड़ा रुकते हो हल्का सा, फिर आगे बढ़ते हो। जैसे कंटिन्यू आप बोलते जा रहे हो और बीच में रुकते हो, फिर बोलना शुरू करते हो। ठीक है, ऐसी लेखन में, लिखने में लेखक क्या, ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करता है। ऐसे वो लिखता रहता है, कहीं रुकना होता है, ब्राह्म चिन्हों का यूज करेगा वहां पे, फिर आगे बढ़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं और बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो वहां ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ठहराव, रुकना या विश्राम बोला जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ यही होता है, ठहराव या रुकना। ठीक है, पूछेगा विराम का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए विराम का अर्थ ठहराव या रुकना, या रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ क्या है माय डियर? ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुक जाते हैं, रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लो इस लाइन को, विराम। यहां से लिखो विराम। जिस तरह, जिस तरह हम, जिस तरह हम काम करते समय, ये वाला रब कर देता हूं मैं यहां से, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता, आवश्यकता होती है। ठीक है ना, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है माय डियर। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को लिख रहे हैं या कोई लेखक लिख रहा है, तो बीच बीच में रुकता है, वो विराम चिन्हों का सहारा लेता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर विराम चिन्ह बीच में नहीं होंगे तो हमारी बातें आधी समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कैसे? ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे, क्या गड़बड़ हो जाएगी? जैसे मैं बात करूं, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। अब रोको मत जाने दो, अब मैं इसका क्या अर्थ निकालूं? रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, क्या अर्थ निकालूं? अगर मैं इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करूंगा तो मैं
अपने तरीके से अपना मीनिंग अलग निकाल लूंगा और कोई दूसरा बंदा इसका मीनिंग अलग निकाल लेगा। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूं कि रोको मत जाने दो, मैं कह रहा हूं इस बंदे को रोको, इसे मत जाने दो। ठीक है, दूसरे ने क्या निकाल लिया, रोको मत जाने दो, दूसरे ने अर्थ ये निकाल लिया मत रोक भाई इसे जाने दो। ठीक है, तो देखो ऐसे ही अगर मैं विराम चिन्ह यहां पे यूज कर दूं, रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अब बात क्लियर है, रोको मत जाने दो। ऐसे ही अगर मैं यहां बोल दूं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अब क्लियर हुआ है, अब क्लियरिटी मिली है माय डियर कि रोको मत जाने दो, जाने दो रोको मत। ठीक है, जाने दो रोको मत, अब क्लियरिटी हुई है। तो ये ही विराम चिन्हों का प्रयोग होता है हमारा। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिखा, विराम चिन्हों की, विराम की आवश्यकता होती है, विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, रखते हुए, ठीक है, क्या बच्चे, पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग, प्रयोग किया गया, भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया, चिन्हों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, विराम चिन्ह विराम का ठहराव, रुकना या विश्राम होता है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमने विराम चिन्ह मतलब विराम भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग करा गया। ठीक है, बात को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, सब बात को समझने के लिए भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया, इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा, जो ये विराम चिन्ह दिए थे माय डियर, ये दिए थे आपके, ठीक है मैं सिर्फ कर देता हूं, देखो जो ये विराम चिन्ह दिए थे, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा, के द्वारा विराम चिन्ह अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश से लिए गए। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी कर लेना। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा विराम चिन्हों को कहां से लिया गया, अंग्रेजी से लिया गया माय डियर, अंग्रेजी से, अंग्रेजी से लिए गए, क्लियर है। अब एक बात, 20 विराम चिन्ह लिए गए, कितने, हाँ इनकी संख्या 20 है, कितनी, 20 है, 20। एक चीज ध्यान देंगे, ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग होता है ये क्या होता है भाई, विसर्ग होता है। विसर्ग को, विसर्ग को कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा, विसर्ग को कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा, सॉरी विसर्ग नहीं है, क्या कर दिया मैंने, नहीं बेटा विसर्ग नहीं, उपविराम,
इसे बोलो उपविराम। उपविराम, थोड़ा ठीक करना है इसे, उपविराम, ठीक है ना। ये क्या है, उपविराम। उपविराम को कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा विसर्ग की संज्ञा दी गई। विसर्ग की संज्ञा दी गई, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। जो ये चिन्ह है ये उपविराम था पहले, तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने इसे किस की संज्ञा दी, विसर्ग की संज्ञा दी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारे इंडिया में जो ब्राह्म चिन्ह लिए गए हैं वो कहाँ से, अंग्रेजी से लिए गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब 1 बाय 1 करके हम ब्राह्म चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, भाषा में स्पष्टता लाने के लिए, बात को समझने के लिए, ठीक है ना। तो स्पष्ट करने के लिए लिखित भाषा में हम ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब विराम, ओरल में तो, मौखिक में तो नहीं बोल पाते हम भाई कि ये अल्प विराम हो गया, ये अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक है। बट लिखित में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को, वाक्य को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, ठीक है माय डियर, वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। तो अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो पहला विराम चिन्ह आता है, पहला आता माय डियर अल्प विराम, ठीक है। इनकी संख्या ऐसे लिख लेना, कितनी है, 20 है, ठीक है। अल्प विराम आता है, क्या आता है भाई, अल्प विराम आता है। अल्प विराम होता क्या है, ध्यान रखेंगे, ये होता है, ठीक है। फिर मैं आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो अभी से डिटेल पढ़ लो, नोट्स बनाओ अच्छे से। तो अल्प विराम का साइन क्या होता है, ये होता है माय डियर, ठीक है। तो पहला लिखेंगे, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, तो बहुत थोड़े समय के लिए प्रयोग होता है, ऐसे लिख लो, बहुत थोड़े समय के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत थोड़े समय के लिए प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, स्वल्प विराम चिन्ह है, क्या है, स्वल्प विराम चिन्ह है, क्या, स्वल्प विराम चिन्ह है। अगला पॉइंट क्या आएगा, सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे अधिक प्रयोग होता है, सबसे अधिक प्रयोग होता है। और क्या आएगा भैया, में एक चरण की समाप्ति पर लगता है, छंदों की एक चरण की समाप्ति पर लगता है, पर लगता है, ठीक है ना। छंदों की एक समाप्ति, छंदों की एक चरण की समाप्ति पर लगता है, ठीक है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में, ठीक है ना, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में भी लगता है माय डियर। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे देश के प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पे क्या आएगा, अल्प विराम आ जाएगा,
श्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। ठीक है। तो कहाँ कहाँ बहुत थोड़े समय के लिए प्रयोग होता है? स्वल्प विराम चिन्ह भी कहलाया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग होता है छंदों के एक चरण की समाप्ति पर समानाधिकरण शब्दों के बीच में। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे। ठीक है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। क्या? कॉमा बोलते हैं। ठीक है। कॉमा बोलते हैं। एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पे, किंतु परंतु पर, किंतु परंतु पर, लेकिन, क्या बेटा? किंतु परंतु पर लेकिन भी। ठीक है ना? भी आधी के पहले, आधी के पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। किंतु परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले भी क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चे? ठीक है। ठीक है बच्चे, एक चीज और देखनी है आपको। एक तो किंतु परंतु पर लेकिन भी के आधे पहले भी क्या अल्प विराम लगता है। ठीक है ना? तो तब है, तो तब वह, इससे पहले भी क्या लगेगा? अल्प विराम लगता है। ठीक है। जाना है तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। तो तब वह से पहले भी क्या लगता है? अल्प विराम। जाना है तो जल्दी जाओ। ठीक है ना? कैसे? जाना है, जाना है तो जल्दी जाओ। जाना है तो जल्दी जाओ। देखो बेटा यहाँ पे तो आया है तो से पहले क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। तो जाना है तो जल्दी जाओ, तो तब या वहां से पहले भी अल्प विराम आएगा। किंतु परंतु पर लेकिन भी से पहले भी, इनसे पहले भी अल्प विराम आएगा। ठीक है। तो ये चीज नोट करो फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चे, तो अल्प विराम देख लिया हमने। ठीक है। अल्प विराम के बाद अब देखते हैं हम दूसरा। एक अल्प विराम हो गया, दूसरा देखते हैं माय डियर, अर्ध विराम। कौन सा? अर्ध विराम। तो अर्ध विराम की बात करूं, बस चिन्हों को ध्यान रखना, आपको चिन्ह नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। अर्ध विराम ये होता है, ये वाला अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? अल्प से दो गुना समय लगता है। दो गुना समय लगता है। अल्प से दो गुना समय लगता है। ठीक है। अल्प विराम, अर्ध विराम में क्या होगा? अल्प से दो गुना समय लगेगा। ठीक है। इसका करणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होता है। कहां पे? करणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में भी प्रयोग होता है। में भी प्रयोग होता है। ठीक है। ठीक है।
एक समान अधिकरण का प्रयोग हो, जहां एक समान, जहां एक समान अधिकरण का प्रयोग हो, वहां भी, वहां भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, तीसरा आता है आपका, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका। जैसे सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, अर्धविराम, पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं माय डियर। अगला आता है बेटा तीसरा, तीसरा आता है पूर्ण विराम। इसे बेटा सेमी कॉलम बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इंग्लिश में क्या, सेमी कॉलम। एक आता है बेटा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कौन सा, ये वाला होता है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम की बात करूं, एक वाक्य की समाप्ति पर कहां प्रयोग होता है ये, एक वाक्य की समाप्ति पर। ठीक है, एक वाक्य की समाप्ति पर छंद के, छंद के चरणों की समाप्ति पर। ठीक है ना, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी प्रयोग होता है ये। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ। ठीक है, यहां दे देता हूं मैं इसका एग्जांपल। जैसे सुबह 7 बजे हिंदी की कक्षा कक्षा होती है। ठीक है, सुबह 7 बजे हिंदी की कक्षा होती है, क्लास होती है। क्लियर है इतना? बच्चे बड़ी आत्मीयता से घर बैठकर पढ़ते हैं, तो क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। क्या आता है भैया, पूर्ण विराम आता है। अब बात करते हैं हम उपविराम की। ठीक है, कौन सा, उपविराम। तो चौथा आता है बेटा उपविराम। उपविराम कौन सा बताया था मैंने आपको, ये वाला बताया था। ठीक है ना, ये वाला उपविराम बताया था। विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु। ठीक है, विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु। क्लियर है बेटा? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, मूल अधिकार, मूल अधिकार उपविराम संविधान की आत्मा है, की आत्मा। ठीक है, उपविराम का कहीं विशेष कथन को दिखाने हो तो मूल अधिकार क्या, संविधान की आत्मा है, आत्मा। ठीक है बेटा, जैसे मोबाइल फोन
मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। ठीक है, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, कामता प्रसाद गुरुजी ने, ये मैंने बताया था, उपविराम को क्या विसर्ग की संज्ञा दी है, इतना ध्यान रखना है। किसकी संज्ञा दी है? विसर्ग की संज्ञा दी है। ठीक है ना, विसर्ग की संज्ञा दी है। अगला चलते हैं, विस्मयादि बोधक विराम। पांचवा आता है बेटा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विराम, इसका विस्मयादि बोधक कौन सा होता है? इंटरजेक्शन जैसे बोल देते हो आप इंग्लिश में, इसका साइन ये होता है। ठीक है, नजर आ रहा है ना, इसका साइन ये होता है। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए होता है ये। किसको? मनोभाव। ठीक है बेटा, मनोभाव जैसे घृणा, हर्ष, आश्चर्य, जैसे मनोभाव जैसे घृणा, हर्ष, आश्चर्य, खुशी, खुशी आदि। ठीक है, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे घृणा हो गया, हर्ष हो गया, आश्चर्य हो गया, खुशी हो गया आदि। संबोधन आदि को व्यक्त करता है, वहां लिख दूं क्या? आदि को व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। जैसे छी, ओह, जैसे छी, ओ, हा, ये हो गए। देखा होगा ना, छी हो आ हे, ये। अगला चलते हैं बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह जिसे बोल देते हैं। ठीक है ना, इंटरोगेटिव साइन। तो यहां देखेंगे बेटा, छठा, छठा कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है, ध्यान देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। और ठीक से बना देता हूं थोड़ा, ये होता है। ठीक है बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्लियर है? ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में आता है। ठीक है, अंत में आता है। जैसे, जैसे क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? तो जहां क्वेश्चनिंग करी जाती है वहां क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव साइन आता है माय डियर। ठीक है ना, इंटरोगेटिव साइन आता है। अब चलते हैं बेटा अगले पे। देखेंगे, सातवां आ गया आपका, कौन सा? सातवां आ गया, अवतरण या उदाहरण या उद्धरण।
या अवतरण या उदाहरण या उद्धरण। ठीक है बेटा, अवतरण या उदाहरण या उद्धरण। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जिसे बोला जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे लगाते हो, ये करके, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है, अवतरण, उदाहरण या उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कॉमा, ये बात को प्रकट करने हेतु यूज किया जाता है। बात को प्रकट करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ये एक बात क्लियर है। तो अवतरण या उद्धरण या, ठीक है ना, उदाहरण चिन्ह मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। किसी बात को प्रकट करने हेतु, जैसे मैं बोल दूं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना, तो इसके अंदर आएगा ये, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, तो ये बंद कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। 7 हो गए ना, 20 करने हैं आपके। बीस करने बेटे। अब आते हैं कोष्टक पे, 8वां कोष्टक। तो आज पता चला होगा, मैथ में बहुत ज्यादा सारे कोष्टक प्रयोग करे हैं आपने, तो कौन सा कहां से होता है। तो 3 होते हैं, एक छोटा, एक मझला और एक बड़ा कोष्टक होता है। 3 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, किसी बात का मतलब स्पष्ट करने के हेतु, किसी बात का मतलब स्पष्ट करने हेतु कोई बात पढ़ते समय, कोई बात पढ़ते समय ना बोलनी हो। किसी बात का मतलब स्पष्ट करते समय, और अगर पढ़ रहे हैं तो उस बात को ना बोलना हो, तो उसे किस में प्रयोग करते हैं, कोष्टक में हम प्रयोग करते हैं। जैसे, जैसे यहां पे एग्जांपल देखो, जैसे मैं बात करूं, अरहर की दाल, की दाल 100 रुपया किलो है। अरहर की दाल 100 रुपया किलो है। तो बेटा मैंने यहाँ पे जो तूर आया है, तूर का मैंने बोला नहीं, तो तूर में भी दाल होता है। तूर क्या होता है, तूर ही अरहर की दाल होती है, और अरहर ही तूर की दाल होती है। ठीक है, तो किसी बात को अगर नहीं बोलना हो पढ़ते समय, तो उसे किसमें, कोष्टक में हम उसे रखते हैं। तो अरहर की दाल 100 रुपया किलो है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अगला आता है योजक चिन्ह। 9 आ जाता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, तो बेटा योजक चिन्ह का ध्यान रखेंगे, कौन सा होता है, ये वाला होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये होता है, क्लियर है बेटे। ठीक है, इसमें क्या होता है, समस्त, या फिर ब्रैकेट में लिखना बेटा समास, पदों को अलग अलग करने हेतु। ठीक है, समस्त या समास के पदों को अलग अलग करने हेतु। ठीक है, या अलग 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 दिखाने के लिए ऐसे लगा लो, अलग अलग दिखाने के लिए ऐसे कर लो। अलग अलग दिखाने के लिए, क्लियर है।
तो योजक चिन्ह समस्त यानी कि समास पदों को अलग अलग दिखाने के लिए भी योजक चिन्ह का प्रयोग करा जाता है बेटा। ठीक है, और क्या हो सकता है? विशेषण, विशेष्य बताने के लिए। विशेषण या विशेष्य बताने के लिए अक्सर हम इसे कर्मधारय समास में हम इसका प्रयोग करते हैं। कर्मधारय समास में इसका प्रयोग बेटा करते हैं हम। ठीक है, और एक ही चीज बार बार बताई जाती है या फिर द्वंद्व समास में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, और किसमें? इस द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा, जैसे रात दिन, रात दिन। ठीक है, योजक चिन्ह का क्या? रात दिन। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब आता है माय डियर स्टूडेंट्स आपका लाघव चिन्ह, नीचे ही आ जाएगा, यहीं कर लेते हैं इसे। 10वां आता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है ये जीरो टाइप का जो होता है, लाघव चिन्ह। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा होता है? इसे शून्य बोल देते हैं। लाघव चिन्ह कैसा होता है? शून्य की तरह होता है। संक्षिप्त में वाक्य को लिखने हेतु। कैसे? संक्षिप्त में वाक्य को लिखने हेतु। ठीक है, संक्षिप्त में वाक्य को लिखने हेतु तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय भुगतान, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, क्या लूं बताओ ना, क्या लूं? संक्षिप्त में किसी को लिखना हो, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड ऐसे करके लिखते हैं जो संक्षिप्त में, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। या एमबीबीएस, या बेटा एम बी एमबीबीएस, एमबीबीएस ऐसे करके। ठीक है, अब चलते हैं बेटा विवरण चिन्ह पे। अगला आता है विवरण चिन्ह। तो देखेंगे विवरण चिन्ह को। विवरण चिन्ह को देखेंगे बेटा। कुछ सूचना, सूचना या निर्देश देने हेतु। कुछ सूचना या निर्देश देने हेतु। ठीक है बेटा, ए भाई साइन ऑफ फॉलोइंग बोलते हैं इसे। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को शेयर करा करो और कमेंट भी करा करो। ठीक है ना, जिससे हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। ठीक है, तो कमेंट भी करा करो, ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो। तो विवरण चिन्ह कुछ सूचना या निर्देश देने हेतु। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल, आज के कार्य का विवरण निम्न है। ये वाला, अच्छा मैंने यहां लिखा नहीं था क्या? ये वाला साइन होता है बेटा इसका, ये वाला। ठीक है, ये वाला होता है बेटी, ये वाला, ये चिन्ह होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह बोला जाता है बेटा इसे। क्या बोला जाता है? विवरण चिन्ह बोला जाता है माय डियर। अब आते हैं निर्देशक चिन्ह पर। 12वां आता है आपका
निर्देशक चिन्ह आता है भाई। कौन सा आता है बेटा? निर्देशक चिन्ह आता है। इसे कहां लगाते हैं? उदाहरण के पश्चात। उदाहरण के पश्चात या फिर शीर्षक के पश्चात। शीर्षक के पश्चात, उदाहरण के पश्चात या फिर शीर्षक के पश्चात। जैसे यहां देखेंगे, तो यहां देखेंगे बेटा, जैसे यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, जैसे राम और श्याम मित्र हैं। क्या बेटा? राम और श्याम मित्र हैं। तो क्या आता है? निर्देशक चिन्ह ये होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है योजक चिन्ह से। अगर योजक चिन्ह ये है तो निर्देशक चिन्ह ये है, इससे बड़ा होता है, ठीक है। दोनों एक जैसी होते हैं, शेप एक जैसी होती है, तो योजक चिन्ह छोटा होता है थोड़ा और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, ठीक है बेटा। अगला देखेंगे माय डियर, पुनरुक्ति चिन्ह। अब फटफट देख लो। 13वां, पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह कैसा होता है बेटा? ये वाला होता है, ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह से बोला जाता है, जैसे राम एक डॉक्टर है, पुनरुक्ति चिन्ह को ब्रैकेट में लिख लेना, रिपीट। रिपीट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं सोनवीर सर, सोनवीर सर हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। फिर अगली लाइन में लिखूं मैं, सोनवीर सर, रिपीट हो रहे हैं, क्या अंग्रेजी पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, रिपीट हो रहा है। फिर अगली लाइन में, सोनवीर सर मैथ पढ़ाते हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये होता है पुनरुक्ति चिन्ह, ये होता है बेटा पुनरुक्ति चिन्ह। आगे देखते हैं अगला। अगला देखते हैं बेटे, तेरा 14 आ गया, 14वां। 14वां कौन सा आता है? रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, जैसे बेटा अंडरलाइन बोलते हो आप इंग्लिश में, क्या अंडरलाइन बोलते हो, ठीक है बेटा, अंडरलाइन। ये वाला अंडरलाइन नहीं करते, ये वाला विशेष, ये किसी विशेष चीज को विशेष उल्लेख करना हो या मुख्य विचार हो, विशेष उल्लेख या मुख्य विचार, ठीक है, या फिर मुख्य विचार, या फिर मुख्य विचार। अगला आता है 15वां। 15वां देखते हैं, त्रुटिबोधक विस्मरण या हंसपद। त्रुटिबोधक विस्मरण या हंसपद, या बेटा हंसपद, ठीक है, वो ये वाला होता है, ठीक है ना, ये वाला होता है। जैसे कोई चीज लिखने में छूट जाती है आपकी, जैसे कोई चीज छूट लिखने में छूट जाती है, जैसे मैं लिखूं मेरा महान है, तो क्या छूट गया? भारत छूट गया, तो ये करा और यहाँ पे भारत लिख दिया। तो आप ऐसे करके एग्जाम में भी लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बंदे ने कुछ तो पढ़ा है। तो मेरा भारत महान है, ठीक है। और देख लेते हैं 15 16वां,
16वां देखते हैं बेटा, पदलोप चिन्ह। कौन सा? पदलोप चिन्ह। ठीक है, पदलोप चिन्ह। तो बेटा पदलोप चिन्ह ये वाला होता है, ये पदलोप चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे आज की अर्थव्यवस्था की तो क्या कहें, क्या कहें, ऐसे करके जो आता है। ठीक है बेटा, क्या कहें। ठीक है ना। और देखते हैं, बस 2-3 रह गए आपके। तुल्यता सूचक, 17वां मैं यहां लिख देता हूं। तुल्यता सूचक, तो बेटा तुल्यता सूचक का ये वाला साइन होता है, ये वाला। ठीक है ना, कृष्ण इज इक्वल टू राम। ठीक है, तुल्यता सूचक जहां इक्वल वाला साइन आ जाता है। ठीक है ना। और पाषाण पत्थर, क्या? पाषाण पत्थर, पाषाण पत्थर। क्लियर है। और देखते हैं बेटा, जो रह गया उसे और कर लेते हैं। सत्रह हो गया ना। 18वां देखो, टीका सूचक। टीका सूचक, टीका सूचक, तो बेटा टीका सूचक, टीका सूचक इस टाइप के होते हैं, कुछ भी चिन्ह रख सकते हो, जैसे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना। जैसे मैं कहूं संविधान में अनुच्छेद 32, संविधान में अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, जैसे अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। स्टार लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ये लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, दिखा दिया, इस पे जोर डाल दिया हमने, टीका कर दिया इसका। ठीक है। अगला आता है बेटा 19वां। 19वां रहता है आपका समाप्ति सूचक। किसी चीज की समाप्ति हो रही हो तो समाप्ति सूचक रहेगा बेटा, समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक क्या रहता है? ये वाला, या फिर ये करके ये वाला, ये होता है समाप्ति सूचक। 20वां आता है बेटा दीर्घ सूचक। दीर्घ सूचक, दीर्घ सूचक बेटा ये वाला होता है। ठीक है ना, एस की तरह होता है। इसमें क्या है, साउंड खींचता है, जैसे राम, हरिओम, हरिओम, ऐसे करके। ठीक है, साउंड खींचता है इसमें। तो ये मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये बेटा आपके हो गए पूरे के पूरे कितने, 20 विराम चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, एक एक को मैंने एक्सप्लेन करा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब आपसे नहीं छूटेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, द क्लास ग्रुप ऑफ ईएडी को। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ऑफलाइन कमेंट आता है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपनी पढ़ाई करिएगा और अच्छे रहिएगा। तो थैंक यू सो मच।